वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। कल मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल बताया था। आज हम लोग गाल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में डिटेली पढ़ेंगे। तो आज कल का मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दे रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और कुछ जो उसकी खोज करता है उनके नाम है, थोड़ा सा रिकॉल करा के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अपने न्यू वाले गाल्जी काय और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसी को अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, उस पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक मिनट तो बस। हमने कल आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया था। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा बताया था। कल पूरा डिटेल आप लोगों को लेक्चर दिए थे माइटोकॉन्ड्रिया। आज थोड़ा सा बस इस पे आप लोगों को बस जनरल बता देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या हमने कल पढ़ा था। हमने बताया था, पहला पॉइंट था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम या शब्द माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, शब्द माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया किस साइंटिस्ट ने एक शब्द माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? बायोप्लास्ट बोलते हैं, बायोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, और बायोप्लास्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? बायोप्लास्ट। और ये शब्द किस साइंटिस्ट ने दिया था? ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ ये पाया जाता है, और किन किन कोशिकाओं में इसका क्या होता है? अभाव होता है। किन किन कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, हमको इतना पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया के एक अदर नेम है बायोप्लास्ट। तो बायोप्लास्ट टर्म जो है, शब्द, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, और ये किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है और किन कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। हमें ये 4-5 क्वेश्चन है जो क्रैक क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, गाल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आज पढ़ेंगे। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़े से पॉइंट, जो की पॉइंट है वो आपको बता देते हैं। इसका जो खोज किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किए थे, कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1880 में। कोलिकर 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 नामक साइंटिस्ट ने कब किया था? 1880 में किया था। कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की थी? 1880 में किया था। और उसके बाद जो थे आए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? कोलिकर जी ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिए थे बेंडा साहब ने। किसने दिया था? बेंडा साहब ने दिया था। और बेंडा जी कब दिए थे? बेंडा जी 1897, 1880 या 1897, बेंडा जी ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। बेंडा जी ने कब दिया था? 1897। 1897 माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिए थे। ओके। बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने रखा है? माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने रखा था? अल्टमान जी ने। किसने रखा है? अल्टमान। अल्टमान ने कब रखा था? 1890 में। अल्टमान 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 जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को कब रखा था? 1890 में। कब रखा था? 1890 में। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द कब रखा था? 1890 में। और माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है? सभी जीवित जीवधारियों में और पेड़ पौधों में, सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ओके, सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। किसमें किसमें पाया जाता है? जीवित सभी जीवित सभी जीवित पादप प्लस जंतुओं में। सभी जीवित पादप प्लस जंतुओं में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव कहाँ होता है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया बैक्टीरिया तथा और नीले हरे शैवाल, जो नीले हरे शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल में, हरे शैवाल में क्या बैक्टीरिया
बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में आपका माइटोकांड्रिया का क्या होता है, अभाव होता है। तो अब हमने क्या देखा, माइटोकांड्रिया की खोज किसने किए थे, पोलिकर जी ने किया था 1880 में। माइटोकांड्रिया शब्द किसने दिया था, माइटोकांड्रिया शब्द दिया था बेंडा जी ने दिए थे, और कब दिए थे, 1897 में। माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम क्या है, बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया था, अल्टमान ने। किसने दिया था, अल्टमान। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने बायोप्लास्ट शब्द दिया था 1890 में। माइटोकांड्रिया आपकी पाई कहाँ जाती है, सभी जीवित कोशिकाओं में। कहा, सभी जीवित कोशिकाओं में। कौन, पादप है और जंतु में। पादप और जंतुओं में, सभी जीवित कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, माइटोकांड्रिया। और कहाँ माइटोकांड्रिया का अभाव होता है, बैक्टीरिया में होता है और नीले हरे शैवाल में। बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल में माइटोकांड्रिया क्या होता है, अभाव होता है। ओके, आपको मैंने इतना कल बताया था। इसके आगे मैंने इसकी संरचना बताई थी कि जो माइटोकांड्रिया होती है 2 स्तरीय झिल्ली होती है। उसमें बाह्य स्तर होता है और अंतः स्तर होता है। अंतः स्तर जो होता है वो अंगुली की समान संरचना बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी क्रिस्टी पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है। वो जो क्रिस्टी को जो आपका वो जो क्रिस्टी वाला स्ट्रक्चर है, उसी क्रिस्टी पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है। ऑक्सीसोम का दूसरा नाम क्या है, F1 पार्टिकल है। और माइटोकांड्रिया में खुद का स्वयं का डीएनए पाया जाता है, और माइटोकांड्रिया में मैट्रिक्स भी होते हैं। तो जो आपके जो ऑक्सीसोम होता है, जो मैट्रिक्स होता है, इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होती क्रिया होती है, ये क्रिया आपके माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, उसकी जो सृष्टि है उसी में इसका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये सब कल मैंने माइटोकांड्रिया के बारे में बताया था। और मैंने कहा था माइटोकांड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का विद्युत गृह है। तो मैंने कल पूरा अच्छे से फिगर के साथ पूरा ड्रॉ करके अच्छे से आपको माइटोकांड्रिया के बारे में बता दिया था। मैंने आज आपको ये जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि कल का रिकॉल करा दिया कि कल मैंने ये पढ़ाया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नया टॉपिक है गाल्जी कान। कौन सा टॉपिक है, गाल्जी कान। हम लोग देखते हैं गाल्जी कान। गाल्जी काय के बारे में हम लोग देखते हैं, गाल्जी काय क्या है। एक मिनट रुकिए, आप लोग थोड़ा सा रेडी करो। गाल्जी काय हम लोग डालते हैं हेडिंग, गाल्जी काय। गाल्जी गाल्जी काय हेडिंग क्या है, गाल्जी काय, या इसी को बोलेंगे गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी। हमको इसके बारे में पूरा पढ़ना है। गाल्जी काय और गाल्जी बॉडी जो है, ये कोशिका का क्या है, ये कोशिका के एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कोशिका का जो है एक कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है। उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसकी खोज किसने की थी, गाल्जी काय को। दूसरा नाम क्या है, गाल्जी काय का कार्य क्या है, ये किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है, किन कोशिकाओं में इनका अभाव होता है, और इसमें इसके कितने कितने प्रकार होते हैं, और इसके क्या क्या कार्य हैं, हमको इसके बारे में पूरा डिटेलली हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं, आप लोग चलिए देखिए गाल्जी काय के बारे में। गाल्जी काय की जो खोज किए थे 1898 में कैमिलो गॉल्जी ने। इसकी खोज जो हुई थी, गाल्जी काय की जो खोज हुई थी, कब किसने किया था, 1898 में किसने किया था, कैमिलो गॉल्जी ने। कैमिलो कैमिलो गॉल्जी, कैमिलो कैमिलो गॉल्जी नामक कैमिलो गॉल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। किसने, कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में गाल्जी काय की क्या की थी, खोज की थी। इन्हीं के नाम पे, इनका नाम जो गाल्जी था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था, गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। इंग्लिश में आप उसको गॉल्गी बॉडी बोलेंगे, और हिंदी में गाल्जी काय कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में की थी। किसने की थी, कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में की थी। गाल्जी काय का एक और नाम है, इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम इसका है गाल्जी काय का। गाल्जी काय का जो अन्य नाम है वो क्या है, लाइपोप्रोटीन, लाइपोकांड्रिया। क्या नाम है,
लाइपोकांड्रिया, लाइपो लाइपोकांड्रिया, लाइपोकांड्रिया क्या नाम है? लाइपोकांड्रिया। लाइपोकांड्रिया किसका नाम है? गोल्जी काय का। गोल्जी काय का एक दूसरा नाम है, क्या है? लाइपोकांड्रिया है। लाइपोकांड्रिया गोल्जी काय का अदर नेम है, और इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। अब लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपका एक टॉपिक हो गया, ये तीसरा है। तीसरा है आपका कि पौधों में इसे क्या कहा जाता है? पौधों में इसे गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोल्जी काय को पौधों में क्या कहा जाता है? गोल्जी काय को पौधों में कहा जाता है डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, एक मिनट थोड़ा सा। डिक्टियोसोम, इसको क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है पौधों में। ओके, ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, और इससे भी क्वेश्चन बनता है कि लिख देगा कि गोल्जी काय को पौधों में किस नाम से जाना जाता है। तो आप जहां ऑप्शन देखना डिक्टियोसोम, कौन सा ऑप्शन? डिक्टियोसोम, वहां पे आप लोग राइट टिक करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या क्या पाइए, किस पौधों में ये किन जो सेल्स में या किन कोशिकाओं में पाया जाता है? ये कहाँ उपस्थित होता है? ठीक है, इसकी उपस्थिति, ये किन कोशिकाओं में उपस्थित होता है? ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमको देखना है। सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में। कहाँ? सभी जीवधारियों की सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में क्या होता है? ये पाया जाता है। थर्ड है आपका, इसका अभाव कहाँ होता है? इसका अभाव कहाँ होता है? ये कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता? ये जो होता है नीले हरे शैवाल, ये कहाँ नहीं पाए जाते? नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया का नीले हरे शैवाल, और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? इसका अभाव होता है। ओके, मैंने क्या बताया कि गोल्जी काय जो होती है वो कोशिका में का एक कोशिकांग है, उसका एक अंग है। गोल्जी काय की खोज जो थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, और इसका गोल्जी काय का अन्य नाम है लाइपोकांड्रिया। पौधों में गोल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम से। फिर ये किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है? सभी जीवधारियों में कि सभी कोशिकाओं में क्या होती है? पाई जाती है। और इसका अभाव कहाँ होता है? इसका अभाव जो होता है नीले हरे शैवालों में, बैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्मा में होता है। मैंने आपको माइकोप्लाज्मा में थोड़ा सा आपको इसका के बारे में बता देती हूँ। जो माइकोप्लाज्मा होती है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, जिसको हम PPLO के नाम से भी जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? इसे हम पादप जगत का जोकर कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो निश्चित नहीं होता है। जैसे जोकर का कोई आकार नहीं होता, कोई भी वो कॉस्ट्यूम डाल सकता है, कोई भी कपड़े डाल के अपने आकार को हमेशा चेंज किए रहता है, तो इसलिए उसको जोकर बोलते हैं। उसी तरह जो माइकोप्लाज्मा होती है ये एक कोश की होती है, और ये सबसे छोटी सेल है, और इसका जो होता है आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कि द बायोलॉजिकल पार्क ऑफ जोकर। ओके, इसे ये बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके आगे जो है, इसके आगे है कि इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। गोल्जी काय में को देखना है कि गोल्जी काय में क्या क्या। गोल्जी काय में पाई जाती गुहिकाएं। नेक्स्ट है गुहिकाएं। गुहिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहिकाएं।
कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, गुहिकाएं का मतलब कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, जो स्पेस हो, गुहा की तरह हो, वहां पे पूरा स्पेस हो, ठीक है, तो वो गुहिकाएं पाई जाती हैं। और ये गुहिकाएं किससे मिलकर बनी होती है? ये जो गुहिकाएं पाई जाती हैं ये बनी होती है आपके अनेक प्रकार के एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड से। किससे बनी होती है? अनेक प्रकार की एंजाइम, अनेक प्रकार की एंजाइम, अनेक प्रकार की एंजाइम, अनेक प्रकार की एंजाइम, की एंजाइम, एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड की, तथा पॉलीसेकेराइड की, सेकेराइड की क्या होती है? ये गुहिकाएं जो होती हैं बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? जब ग्लूकोज के बहुत सारे जो अणु होते हैं आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना ले तो वो पॉलीसेकेराइड हो गया। जैसे ग्लूकोज का एक अणु, यहाँ पे देखिए आप लोग, सपोज दैट ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का मैंने एक ग्लूकोज लिखा, फिर ये दूसरा ग्लूकोज उसके लिंक से जुड़ा है, ये तीसरा ग्लूकोज जुड़ा है। इसी तरह बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के क्या बना लेते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बना लेते हैं, जिसमें शुगर सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, शर्करा, शर्करा की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। बहुत लिंक के थ्रू शर्करा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे अणु मिलकर के ग्रुप बना ले, वो पॉलीसेकेराइड हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में के बारे में फिर पढ़ा जाता है। ये पॉलीसेकेराइड हो गया। अतः गोल्जी बॉडी स्रावित कोशिकाओं में अधिक अधिक पाए जाते हैं। इसलिए जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो कहाँ? स्रावित कोशिकाओं में, क्योंकि ये अनेक प्रकार की एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ये अनेक प्रकार की एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये स्रावित कोशिकाओं में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? इसलिए ये जो होते हैं स्रावित कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। इसलिए ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, एक मिनट। इसलिए ये जो होता है उसमें स्रावित कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है। इसलिए इसलिए गोल्जी काय, गोल्जी काय स्रावित कोशिकाओं में, स्रावित कोशिकाओं में, कोशिकाओं में, कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है। स्रावित कोशिकाओं में क्या होता है? अधिक पाया जाता है, स्रावित कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है। ओके, ये आपका पॉइंट हो गया। ये आपका पॉइंट हुआ कि अनेक प्रकार की एंजाइम और पॉलीसेकेराइड इनकी गुफाओं में पाई जाती है, इसलिए गोल्जी काय को हम क्या कहते हैं कि स्रावित कोशिकाओं में इसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जिससे वो अधिक से अधिक एंजाइम और पॉलीसेकेराइड को क्या कर सकते हैं? स्रावित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका कार्य क्या है? गोल्जी काय का कार्य क्या है? गोल्जी काय का कार्य क्या है? इसका फंक्शन क्या है? गोल्जी काय का कार्य, यहाँ से हम देखेंगे कि जो गोल्जी काय है उसका कार्य क्या है। गोल्जी काय का कार्य का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न पादपों का श्रावण करना गोल्जी काय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न 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 पादपों का, विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का, इन पदार्थों में मुख्यतः कौन सा है? इन पदार्थों में जो मुख्यतः पदार्थ कौन सा है? मुख्यतः जो होता है एंजाइम है, मुख्यतः एंजाइम है। एंजाइमों का मुख्यतः, एंजाइम कौन सा है? मुख्यतः आपका क्या है? एंजाइम है। और एंजाइमों का क्या करता है? ये श्रावण करता है, एंजाइमों का श्रावण करता है, श्रावण करना, एंजाइमों का श्रावण करना, एंजाइमों का श्रावण करना, इसका क्या होता है? मुख्य कार्य है। गोल्जी काय का, गोल्जी काय का, गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। ओके, अब हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं, दूसरा डालते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या है? ये शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का अग्रपिंडों का निर्माण में सहायक होते हैं। ये जो होते हैं, एक मिनट, ये शुक्राणुओं के, ये शुक्राणुओं के
शुक्राणुओं के अग्रपिंडों अग्रपिंडों का मतलब होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम एक्रोसोम अग्रपिंडों के एक्रोसोम के निर्माण में के निर्माण में के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। सहायक होते हैं के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। एक मिनट बेटा, बस रुकिए एक मिनट। सॉरी, देखिए बेटा, मैंने क्या बताया कि इसका जो कार्य होता है, इसमें बहुत सारी गुहिकाएं पाई जाती है। वो जो गुहिकाएं होती है उसमें क्या होता है? एंजाइम होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। इसलिए हम जो होता है गोल्गी काय को स्रावित कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। फिर मैंने गोल्गी काय का क्या बताया? आपको कार्य बताया। ये विभिन्न पदार्थों में मुख्यतः जो एंजाइम का क्या करता है? श्रावण करता है। एंजाइम का क्या करता है? श्रावण करना गोल्गी काय का मुख्य कार्य है। फिर सेकेंड कार्य हमने बताया, इसका दूसरा कार्य क्या है? ये शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। जैसे मैं यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर शुक्राणु का बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपका ये आपका शुक्राणु, तो इसमें जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सपोज मैं आपको दिखा रही हूँ। शुक्राणुओं का जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। इस वाले हिस्से को बोला जाता है एक्रोसोम। क्या बोला जाता है? एक्रोसोम बोला जाता है। इस वाले हिस्से को बोला जाता है एक्रोसोम। ये क्या है आपका? अग्रपिंड। अग्रपिंड या इसी को बोला जाता है एक्रोसोम। इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोसोम। इसमें क्या है? इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन करने के लिए, इस एक्रोसोम को बनाने के लिए किसकी सहायता की जाती है? गोल्जी बॉडीज की या गोल्जी काय की सहायता की जाती है। सहायता से ही ये जो है एक्रोसोम का क्या होता है? निर्माण होता है। और यही जो एक्रोसोम होता है, जब ये, क्योंकि ये क्या है? ये आपका शुक्राणु है। ये आपका शुक्राणु है, मतलब ये कैसा है? ये जो है आपका मेल पार्ट है। मेल का क्या है? स्पर्म होता है। जो आपका बॉय है, लड़का है, उसका क्या है? वो स्पर्म है। और यही स्पर्म क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या करता है? एक जो आपका अंडाशय होता है उसमें जो एग पाई जाती है, उसी एग को ये जो इसका शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है उसको क्या करता है? उसको भेद करके अंदर जाता है। जो एग का जो लेयर होता है उस लेयर को भेद करके ये अंदर जाता है। सपोज दैट ये आपका एग है। ये क्या है? आपका एग है। और ये फीमेल पार्ट है, ये एग है। और इसमें ऐसे ऐसे लेयर बनी होती है, ऐसे ऐसे लेयर बनी होती है। और यही एक्रोसोम क्या करता है? इस लेयर को पेनिट्रेट करके, इसको भेद करके यहाँ अंदर जाता है। और यहाँ जो एक सेल है, जो एग है, इसको क्या करेगा? फर्टिलाइज कर देगा, इसको फ्यूज कर देगा। फिर फ्यूज करने के बाद क्या बन जाता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। फिर यही जो जाइगोट होता है, इसी से क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास हो जाता है। पूरे 9 महीने तक एक माँ अपने गर्भाशय में इस जाइगोट को, जो युग्मनज है, इसको क्या करती है? अपने जो गर्भाशय में उसको 9 महीने तक पालती है और एक बच्चे के, संपूर्ण बच्चे का क्या करती है? न्यू जो शिशु होता है उसका विकास कर देती है। तो ये जब फर्टिलाइजेशन होता है रिप्रोडक्शन के बाद, तो ये जब आपका जो शुक्राणु है और यहाँ ऊपर जो अंडाणु है, उसको ये लेयर पेनिट्रेट करने के लिए, ये जो सारी लेयर हैं, जो अस्तर हैं, इसके जो लेयर हैं, उसको क्या करने? भेदने के लिए जो एक्रोसोम होता है, इसको इसमें घुसने के लिए, भेदने के लिए हेल्प करता है। और इसको एनर्जी कौन देता है? मैंने बताया था, जो इसका मिडिल पार्ट है, यहाँ पे आपका क्या होता है? माइटोकांड्रिया होती है इसके मिडिल पार्ट में। ये इसके आगे वाला भाग है, ये मिडिल पार्ट है। और ये इसका टेल है, ये इसकी पूंछ है। और ये इसका मध्य भाग है। और इसमें ये जो है माइटोकांड्रिया, ये क्या है? माइटोकांड्रिया। इसको भेदने के लिए माइटोकांड्रिया क्या देती है? उसको एनर्जी देती है। तभी वो जो होता है शुक्राणु अंडाणु के अंदर
उसके साथ सभी लेयरों को क्या करता है, भेद करके अंडाणु के पास पहुंचता है, जिसमें ये जो माइटोकांड्रिया जब इनएक्टिव हो जाता है, कार्य नहीं करता, तो यही जो होता है शुक्राणु, वो इन लेयरों को भेद करके अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन केसेस रहते हैं कि जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे जो है आपके मेडिसिन है, सब लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो सब चीजें अलग है। बस आप लोग ये जानिए कि एक्रोसोम का जो है निर्माण, जो अग्रपिंडों का निर्माण किसने किया है, गॉल्जी काय ने किया है। कल मैंने बताया था कि जो ये एक्रोसोम है, ये पूरा शुक्राणु बना है, इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाई जाती है। माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है, इसको क्या, एनर्जी प्रोवाइड करना। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, ये जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करता है। ये जंतुओं में जो गाल्जी काय है, देखिए इसका थर्ड जो वर्ग है, ये जंतुओं में ये जंतुओं में ये जंतुओं में विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्या, हार्मोन्स हार्मोन्स स्रावित करता है। क्या करता है, हार्मोन्स स्रावित करता है। क्या करता है, हार्मोन्स स्रावित स्रावित करता हार्मोन्स जो है स्रावित करता है। ये जो होता है गाल्जी का क्या करता है, ये जीवधारियों के विभिन्न प्रकार का क्या करता है, जीवधारियों में विभिन्न प्रकार का क्या करता है, हार्मोन्स को स्रावित करता है। अब आप लोग हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। हार्मोन्स जो होता है, ये एक केमिकल होता है, और ये जो है हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है, हमारे दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसकी जो इसमें दो लोब होते हैं, दो पिंड होते हैं, एक अग्रपिंड होता है, एक पश्च पिंड होता है। अग्रपिंड से बहुत सारे हार्मोन्स का क्या होता है, स्रावण होता है, और पश्च वाला जो पिंड होता है, उससे सिर्फ दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है एडीएच, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ओके, थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में जान लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। यहाँ पे हार्मोन्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें जो होता है हार्मोन्स में क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कौन करता है, श्रावण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। कौन करता है, पीयूष, जिसको एक मिनट रुकिए, पीयूष कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है किसका करती है, हार्मोन्स का श्रावण करती है। क्या करती है, श्रावण करती है। और और इसमें दो भाग होता है। एक इसका होता है, एक भाग में इसका क्या होता है, एक भाग में इनका होता है अग्रपिंड। अग्रपिंड से निकलती है कुछ हार्मोन्स, कुछ होता है पश्चपिंड। एक होता है पश्चपिंड, इसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। दूसरा को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, अब जो ये आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है, इससे आपके बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन, फिर आपका जो होता है ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो गया, एड्रेनल हार्मोन्स हो गया, पैराथायराइड हार्मोन्स हो गया। ये सारे हार्मोन्स किससे निकलते हैं, आपके अग्रपिंड से, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये दूसरा है पश्चपिंड, इससे सिर्फ दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें एक होता है एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। और इस एक और है ऑक्सीटोसिन, एक और क्या है,
टोसिन, एक क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो जो वैसोप्रोसिन होता है हार्मोन्स, जो ये वाला वैसोप्रोसिन हार्मोन्स होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि ये क्या करता है, जब इसमें डिजीज हो जाती है, रोग हो जाती है, तो इंसान को ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पेशाब होता है। या तो जब कोई भी इंसान अल्कोहल जो पी लेता है, जो शराब पी लेता है, तो बार बार पेशाब उसको लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर का, इसकी जो एडेनोहाइपोफाइसिस जो है, इसकी कमी होने लगेगी इस हार्मोन्स की, जिसके वजह से क्या होता है, ज्यादा ज्यादा वो वाटर का सिक्रेशन करने लगता है, ज्यादा ज्यादा उसके शरीर में क्या होता है, यूरिन बनने लगता है, और वो जो पेशाब बनने लगती है, इसके वजह से वो ज्यादा ज्यादा क्या करता है, पेशाब करता है। और जो आपका ऑक्सीटोसिन है, इसको हम बोलते हैं मैटरनल हार्मोन्स, ठीक है। इसमें इसको हम बोलते हैं मैटरनल हार्मोन्स। का मतलब ये होता है, जब जब किसी भी लेडीज को बच्चा होता है, तो उसके जो स्तन ग्रंथियां हैं, उसमें दूध का जो स्रावण करता है, यही हार्मोन्स करता है। ऑक्सीटोसिन जो होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, जब चाइल्ड का, उसका जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है, तो उसकी जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स करने में क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा इसका कार्य ये है, जब बच्चा पैदा करते वक्त ये उसका जो गर्भाशय होता है, उसमें संकुचन पैदा करने में भी ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का ही योगदान होता है, जिसके प्रेशर से क्या होता है, बच्चा आपका पैदा होता है। तो ठीक है, ये आपके जो हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया। ये हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स का मेन काम ये होता है, वो अपने एकदम निश्चित लक्ष्य पे जाता है, जहां उसको उसकी जरूरत होती है, वो उस अंग यहाँ से वो सिक्रीट होगा, सिक्रीट होने के बाद वो तुरंत अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। और ये जो हार्मोन्स होता है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें क्या, चाहे पुरुष हो चाहे मादा हो, उसमें क्या करता है, उनमें सेकेंडरी जो करेक्टर होती है, जो यौन के जो लक्षण होते हैं, उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे लड़कों में एक एज आने के बाद क्या होता है, उनमें दाढ़ी मूंछ का आना, और उनका जो आवाज का भारी होना, और दूसरी चीज की उनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करना, उनमें हार्मोन्स का बनना, ये सब हार्मोन्स के ही कारण होता है। सेम उसी कंडीशन में जो मादा होती है या जो लड़की होती है, उसके अंदर क्या होती है, उसकी आवाज का पतला होना, उसको मासिक चक्र चलना, और उसके बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आना, तो ये सब किसके कारण होता है, हार्मोन्स के कारण ही होता है। ओके। और जैसे किसी को थायराइड हो गया, तो उसके अंदर क्या हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण ही क्या होता है, थायराइड हार्मोन, थायराइड हो जाता है। तो ये सब हार्मोन्स के वर्क हैं। मैंने थोड़ा सा आपको एक जनरल नॉलेज के बारे में, हार्मोन्स के बारे में आपको बता दिया है कि हार्मोन जो होती है, वो मेन कहाँ से निकलता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसका एक और नाम है मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलती है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है, कहाँ हमारी पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में ये जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि का मतलब क्या होता है, मास्टर का मतलब होता है हर चीजों को कंट्रोल करना। जैसे एक टीचर है, अपने स्कूल में है, अपने क्लास में, तो सारे बच्चों को, अपने सारे स्टूडेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उनके अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही बच्चे लिखते हैं, जब लिखवाएंगे तो लिखेंगे, पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। तो सब क्या है, उनका पूरा कमांड है उन बच्चों पे, उन पे कंट्रोल किए, इसलिए वो मास्टर हैं। इसी तरह जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो भी सारी हार्मोन्स पे क्या करती, कंट्रोल रखती है। जब जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है उस हार्मोन्स का, तभी ये ग्रंथि क्या करती है, उसका श्रावण कर देती है उस हार्मोन्स का। ओके, इसलिए इसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। हमारे ब्रेन में एक और आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, एक अंग है, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस इसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है, इसका क्या वर्क होता है, ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लेता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को
जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि क्या करती है? कंट्रोल कर लेती है। इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये इसका भी मास्टर है। जैसे स्कूल में आप जो टीचर है वो मास्टर है अपने क्लास का, पर उसका मास्टर, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करने के लिए प्रिंसिपल होते हैं। तो सपोज लाइक एज दिस कि ये भी जो हाइपोथैलेमस है वो भी इस मास्टर जो पीयूष ग्रंथि है उसके क्या है? प्रिंसिपल है। तो ये क्या करते हैं? इनको भी कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस का मेन वर्क क्या होता है? एक तो इसका ये वर्क हो गया, और दूसरा इसका वर्क है कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करता है, मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का सबसे मेन काम यही है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसलिए इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड का एक ये वर्क है। दूसरा है ये पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल रखता है, अपने अकॉर्डिंग उसको चलाता है। इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, आई होप आप लोगों के हार्मोन्स के बारे में इतना मैंने आपको एक जनरल नॉलेज दे दिया। जब मैं हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को एकदम डीपली और बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, गाल्जी काय। मैंने गाल्जी काय में क्या कहा था कि ये जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का क्या करते हैं? स्रावण करते हैं। ये जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का क्या करते हैं? स्रावण करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे है कि ये कोशिका विभाजन में कोशिका पट्टिका का निर्माण करते हैं। ये कोशिका विभाजन में जो गाल्जी काय होता है, गाल्जी काय इसका दूसरा वर्ग है। गाल्जी काय कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन में विभाजन में विभाजन में कोशिका विभाजन में कोशिका पट्टिका पट्टिका का क्या करता है? कोशिका विभाजन में कोशिका पट्टिका कोशिका पट्टिका का क्या करता है? कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है। किसका करता है? कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है। वो कोशिका पट्टिका कैसे होती है? जैसे आप जब सेल का डिवीजन करते हैं, ठीक है, जब सेल कोशिका का विभाजन होता है, जैसे ये आपका फिगर है, ये जब कोशिका का विभाजन होता है तो यहाँ पे दो पोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। क्या होता है? ये आपके गुणसूत्र हैं, ये आपके गुणसूत्र हैं, ये आपके क्या गुणसूत्र है। इसके बीचों बीच यहाँ देख रहे हैं, इसके बीचों बीच क्या है? ये प्लेट है। ये क्या हो गया? यही पट्टिका हो गई। यही क्या हो गई? आपकी पट्टिका। इसी पट्टिका का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। इसी पट्टिका का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। ओके, ऊपर का जो सेंटेंस है उसका यही मतलब है। चलिए आप लोग देखिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? ये मैंने इसका कार्य बता दिया। तो ये आपका गाल्जी काय जो था ये आज समाप्त हो गया। गाल्जी काय बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अंतःप्रदबी जालिका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? नेक्स्ट कोशिकांग क्या है? अंतःप्रदबी जालिका है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? हरितलवक पढ़ा दिया है, माइटोकांड्रिया पढ़ा दिया, अब ये तीसरा पढ़ाया था गाल्जी काय, और ये चौथा कोशिकांग है अंतःप्रदबी जालिका। अब आप लोग देखिए अंतःप्रदबी जालिका, अंतःप्रदबी जालिका के बारे में देखिए। अंतःप्रदबी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अंतःप्रदबी जालिका अंतःप्रदबी जालिका के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। क्या है? अंतःप्रदबी जालिका के बारे में हमको पढ़ना है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, या तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में ई से इंडोप्लाज्मिक, ई आर रेटिकुलम। ओके,
ये आपको बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, ER। अब हमको इसको पढ़ना है कि इसकी खोज किसने किया था, अंतःप्रद्रवी जालिका पाई कहाँ जाती है, ये शब्द किसने दिया था, ये कहाँ नहीं पाई जाती है, इसकी संरचना क्या क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका कार्य क्या है, ये सब हमको इसमें सब पढ़ना है। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, पॉइंट है। अब आइए आप लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ा जाए। अंतःप्रद्रवी जालिका की जो खोज किए थे, अंतःप्रद्रवी जालिका की सबसे पहले क्या था, खोज था। एक आपका ये पॉइंट हो गया। दूसरा है अंतःप्रद्रवी जालिका ये जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, मतलब इसका कहाँ ये उपस्थित होता है, ये कहाँ क्या होता है, उपस्थित होता है, और ये कहाँ क्या है, अनुपस्थित है। कहाँ इसकी इसमें क्या होता है, अभाव, इसका किन किन कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। ये 3 पॉइंट है, आपको ये 3 पॉइंट देखना है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किए थे KR पोर्टर ने। किसने, आर KR पोर्टर, KR पोर्टर ने किया था अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज। कब किए थे, KR पोर्टर ने 1945 में। कब किए थे, 1945 में। कब किए थे, 1945 में KR पोर्टर ने अंतःप्रद्रवी जालिका की क्या कर दिए थे, खोज किए थे। KR पोर्टर ने 1945 में अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किए थे। अंतःप्रद्रवी जालिका आपकी पाई कहाँ जाती है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है आपके सभी जीवधारियों में पाई जाती है, और इसकी जो अनुपस्थिति होती है वो कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, वो भी आपको हम अभी बताते हैं। पहले देखते हैं वो कहाँ पाई जाती है। लिखते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है ये स्तनधारी, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, सभी जीवधारियों में, सभी जीवधारियों में, सभी जीवधारियों में, सभी जीवधारियों में, जितने सभी जीवधारी उसमें ये अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। और ये इसका अभाव कहाँ कहाँ होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ नहीं पाई जाती है, अंतःप्रद्रवी जालिका का अभाव जो होता है ये स्तनधारियों के RBC में, किसमें नहीं पाई जाती है, यह ये कलर दिख रहा है ना, बता अच्छे से नहीं दिख रहा है, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट। ये जो है इसको देखिए, अनुपस्थित कहाँ कहाँ होती है, ये होती है सभी स्तनधारियों के, स्तनधारियों, स्तनधारियों का मतलब होता है मैमल, जिसमें स्तन पाया जाए, मैमल। इसमें एक एग्जाम्पल मनुष्य भी आता है। सभी स्तनधारियों के जो RBC होता है, कौन सा RBC, उसको बोलेंगे रेड ब्लड कार्पस्कल बोलेंगे। ओके, जो RBC होता है इसका RBC, इसमें क्या होता है, ये नहीं पाई जाती। सभी जीवधारियों की जो RBC होती है इसमें इसका क्या होता है, अभाव होता है, अभाव होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, अभाव होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। अभाव मतलब ये नहीं पाई जाती है, ये इसमें नहीं पाई जाती। और है इसमें जो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया प्लस क्या है आपका, बीजीए मतलब नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल में नहीं पाई जाती। इतना आपको याद रखना है। इसमें ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किए थे KR पोर्टर ने 1945 में किए थे, और ये उपस्थित कहाँ होती है, सभी जीवधारियों में होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है सभी जीवधारियों में उपस्थित होती है, परंतु ये अनुपस्थित कहाँ कहाँ होती है, सभी स्तनधारियों में, जिसमें स्तन पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्तनधारियां कहते हैं। जिसमें उदाहरण आपका खरगोश आ गया, गाय आ गई, मनुष्य आ गया, शेर आ गई, ये सब क्या है, मैमल्स होते हैं जिनको हम स्तनधारी कहते हैं। इनमें जो RBC पाई जाती है, जो रक्त हमारी जो ब्लड होते हैं उस ब्लड में जो होता है अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, अभाव होता है। क्योंकि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, ये स्ट्रक्चर आप लोग एक बार देखिए तो आपको अंतःप्रद्रवी जालिका क्लियर होगी। ये है आपका हमारा क्या है, केंद्रक है, ये हमारा क्या है, केंद्रक है। ध्यान से देखिएगा, ये है केंद्र, हमने ये केंद्रक का स्ट्रक्चर बना दिया।
और केंद्रक में ये भी द्विस्तरीय होता है, इसमें भी 2 स्तर होते हैं, ऐसे करके 2 भी। ठीक, इसी से क्या होता है, अंतःप्रदवी जालिका निकली होती है। ऐसे आप लोग देखे होंगे स्ट्रक्चर कि ऐसे ही अंतःप्रदवी जालिका क्या होती है, निकली होती है। मतलब ये चीज किससे लगी है, ये केंद्रक के जो उसके स्तर है उसी से ये क्या निकलती है, अंतःप्रदवी जालिका निकलती है। अंतःप्रदवी जालिका जो होती है निकलती है, अंतःप्रदवी जालिका निकलती है। इसी अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और कुछ जो है जैसे दूसरी वाली इस पे नहीं पाया गया, एक पे पाया गया पर दूसरी वाली में नहीं पाया गया। तो ये किससे लगी हुई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्रक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा केंद्रक है। इसी केंद्रक की जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, जो बाह्य स्तर है, उसी से क्या होती है, अंतःप्रदवी जालिका क्या होती है, निकली है। तो जो अंतःप्रदवी जालिका इसका मतलब केंद्रक से लगी हुई है, केंद्रक का ही भाग हो गई। परंतु जो मनुष्य का जो स्तनधारी है, उसमें जो उसका रक्त है, ठीक है, उसमें जो उसका रक्त है, आरबीसी है, उस आरबीसी में किसका अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आरबीसी में जो स्तनधारी होते हैं उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। जब आपका केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा तो ये अंतःप्रदवी जालिका क्योंकि केंद्रक से ही लगी है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी एब्सेंट हो जाएगा। इसलिए जो स्तनधारियों के आरबीसी में अंतःप्रदवी जालिका नहीं पाई जाती, समझ में आया, अंतःप्रदवी की जालिका नहीं पाई जाती। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बस एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। तो स्तनधारियों में 2 स्तनधारी क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। एक होता है ऊंट होता है और एक लेमा होता है। एक ऊंट और एक लेमा होता है। ये 2 स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी में, जिनके जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उन लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, आरबीसी क्या केंद्रक पाया जाता है। उन लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा। बाकी जितने भी स्तनधारी है उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते। जैसे मनुष्य हम लोग हैं, हमारे जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, उसमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। इसका मतलब हमारे अंदर क्या होती है, अंतःप्रदवी जालिका नहीं पाई जाती। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। और जो बैक्टीरिया है और नीले हरे शैवाल है, उनमें भी अंतःप्रदवी जालिका नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका कि जो अंतःप्रदवी जालिका जो होती है, देखिए अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, जालिका द्विस्तरीय होती है। कितनी होती है, द्विस्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है। और इसके जो स्तर होते हैं, ये जो द्विस्तरीय किससे बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के। किसके, लाइपोप्रोटीन किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के क्या होते हैं, बने होते हैं। ओके, किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। ये चीज पता है, लाइपोप्रोटीन के बने। अंतःप्रदवी जालिका जो होती है ये द्विस्तरीय होते हैं। और इसकी जो द्विस्तरीय जो होते हैं कि सब प्रोटीन के बने होते हैं। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलके इनके बाह्य और अंतः स्तर क्या होते हैं, बने होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज इतना समझ में आया होगा। ठीक है, एक मिनट, ओके, इसको मैं सेंटेंस में लिख देती हूँ। और ये स्तर लाइपो लाइपो प्रोटीन के लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये स्तर जो होते हैं किसके बने होते हैं। ये स्तर जो होते हैं आपके लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। अब हम आगे का हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होता है आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, ये दूसरा पॉइंट है, आकृति आकृति के आधार पर अंतःप्रदवी जालिका
अंतः प्रद्यवी जालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? वो दो प्रकार हैं आपका, पहला है कणिकामय। कणिकामय पहला क्या है? कणिकामय अंतःप्रद्यवी जालिका। अंतःप्रद्यवी जालिका, कणिकामय अंतःप्रद्यवी जालिका। और दूसरा है सपाट। क्या होता है? सपाट अंतःप्रद्यवी जालिका। सपाट या अंतःप्रद्यवी जालिका। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसको बोलते हैं रफ। RUGHT H, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको बोलेंगे स्मूथ, चिकनी, स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, या तो इसी को बोलते हैं SER, कहीं कहीं लिखा रहता है RER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इसको पहले को बोलते हैं कणिकामय अंतःप्रद्यवी जालिका, दूसरे को बोलते हैं सपाट अंतःप्रद्यवी जालिका। कणिकामय को इंग्लिश में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सपाट अंतःप्रद्यवी जालिका को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग पहला देखते हैं कणिकामय अंतःप्रद्यवी जालिका के बारे में। क्या है कणिकामय अंतःप्रद्यवी जालिका? कणिकामय पहला क्या है? कणिकामय अंतःप्रद्यवी जालिका, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग ये ध्यान से स्ट्रक्चर देखिएगा। ये है हमारा न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस को बना रहे हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है? ये हमारे द्विस्तर के बने झिल्ली होते हैं। इसके भी जो होते हैं स्तर द्विस्तरीय होते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या है? हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला है। ओके, ऐसे हमारे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है? ऐसे ऐसे क्या होते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसे क्या होते हैं? ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, ये क्या है? राइबोसोम पाए जाते हैं। और इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निकला है। ओके, और इस पे क्या है? इस वाले पे क्या है आपका? राइबोसोम क्या होता है? नहीं पाया जाता। तो ये क्या है? आपका राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम है। और ये जो स्ट्रक्चर निकला है इसको हम बोलेंगे अंतःप्रद्यवी जालिका। क्या बोलेंगे? अंतःप्रद्यवी जालिका। तो क्या बोला जाएगा? अंतःप्रद्यवी जालिका। और ये क्या है? ये स्मूथ है। SRE, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे? सपाट, इसको हम बोलेंगे सॉरी सपाट अंतःप्रद्यवी जालिका। क्या है? अंतःप्रद्यवी जालिका। देखिए ध्यान से, इसमें क्या मैंने बताया?
कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है। ये क्या है आपका, केंद्रक है। ये हमारा क्या है, केंद्रक। केंद्रक क्या करता है, सारे एक्टिविटीज को, सारी क्रियाओं पे नियंत्रण करता है, इसलिए हम केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो द्विस्तरीय होता है। उसके जो अंत स्तर होते हैं उसी से क्या निकलता है आपका, अंतःप्रदवी जालिका निकलती है। ये अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर कौन सा कण पाया गया है, राइबोसोम। क्या पाया गया है, राइबोसोम पाया गया है। जिन अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर ये कण, राइबोसोम कण क्या होता है, पाया जाएगा, उन अंतःप्रदवी जालिका को हम क्या कहेंगे, खुरदुरी या कणिकामय अंतःप्रदवी जालिका। क्या कहेंगे इसको, खुरदुरी या कणिकामय अंतःप्रदवी जालिका। समझा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसके वजह से उसकी जो सतह क्या हुई, वो खुरदुरी हो गई, जिसको हम बोलते हैं कणिकामय अंतःप्रदवी जालिका। अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम नहीं पाया गया, तो ये क्या हो गई, इसकी सतह क्या है, चिकनी है, तो ये क्या है, सपाट अंतःप्रदवी जालिका। आई होप आप ये कणिका में और अंतःप्रदवी जालिका, आप दोनों, ये दोनों क्या है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कणिका में अंतःप्रदवी जालिका का क्या कार्य है और सपाट अंतःप्रदवी जालिका का क्या कार्य है। अब देखिए ध्यान से, हमें इसका क्या लिखना है, ये इसका कार्य क्या है, इसका क्या कार्य है, हमको ये चीज, रुकिए एक मिनट, इसका क्या कार्य है, हमको ये चीज, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है, ये जो है इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, भाग लेता है। ओके, किसमें लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में। अगर प्रोटीन बनाने में किसका कार्य है, कणिका में अंतःप्रदवी जालिका जो होती है प्रोटीन संश्लेषण में क्या होती है, भाग लेती है। और सपाट अंतःप्रदवी जालिका जो होती है ये ग्लाइकोजन वसा को बनाने में क्या करती है, भाग लेती है। जो ये सपाट है ये क्या करती है, ये ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन एक मिनट, ये क्या करती है, ग्लाइकोजन, ये करती है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन प्लस वसा का क्या करती है, संचय करती है। ग्लाइकोजन और वसा का क्या करती है, संचय करती है, जो सपाट अंतःप्रदवी जालिका है। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे कि जो खुरदुरी या कणिका में अंतःप्रदवी जालिका है, क्वेश्चन पूछता है कि कणिका अंतःप्रदवी जालिका जो है वो क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। जो सपाट अंतःप्रदवी जालिका है वो ग्लाइकोजन और वसा का क्या करती है, संचय करती है। ठीक है, तो ये इनके दो मुख्य कार्य हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अंतःप्रदवी जालिका के और कौन कौन से कार्य हैं। ये तो उसके जो दो प्रकार थे, उन दोनों प्रकार को मैंने फिगर ड्रॉ करके आप लोगों को समझा दिया और आप लोगों को दोनों चीजों को बता दिया है। अब हमको अंतःप्रदवी जालिका के कौन कौन से कार्य हैं उसको देखना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंतःप्रदवी जालिका के, ये तो ये हो गया। अब ये आकृति के आधार पे कितने प्रकार के, एक पॉइंट छूटा है, ये भी देख लीजिएगा कि अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर तीन प्रकार के, कितने हैं, तीन प्रकार है इसके। कौन कौन से हैं, पहला है आपका सिस्टर्नी, क्या है, सिस्टर्नी, क्या है, सिस्टर्नी। दूसरा है आपका थैलियां, थैलियां। तीसरा है आपका, पहला हो गया सिस्टर्नी, दूसरा है आपका थैलियां, तीसरा है आपका नलिकाएं, नली। ठीक, पहले को इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टर्नी का सिस्टर्नी ही रहेगा, थैलियों को वेजिकल बोलेंगे, वेजिकल, और नलिकाओं को बोलते हैं ट्यूबुलर। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबलिन या ट्यूब्यूल्स, क्या बोलेंगे इसको, ट्यूब्यूल्स। वेजिकल मतलब सिस्टर्नी, थैलियां और नलिकाएं, ये तीन, ये आकृति के आधार पे ये तीन प्रकार की होती हैं, सिस्टर्नी, थैलियां और नलिकाएं। अब हम आप देखेंगे कि अंतःप्रदवी जालिका का कार्य क्या है, मेन इसका क्या क्या कार्य है।
मैंने दो चीज बता दिया था, जो कणिका में अंतःप्रदबी जालिका होती है वो प्रोटीन का क्या करती है, संश्लेषण करती है, और जो सपाट अंतःप्रदबी जालिका होती है वो क्या करती है, ग्लाइकोजन वसा का क्या करती है, संचय करती है। दो कार्य ये हो गए। अब हम आपको तीसरा कार्य दिखा रहे हैं, तीसरा कार्य आपको बता रहे हैं। थर्ड वर्क है इसका, कि जो अंतःप्रदबी जालिका का थर्ड वर्क है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच में क्या करती है, संबंध स्थापित करती है। अभी बता रहे हैं। कोशिका द्रव्य लिख लीजिए आप लोग पहले। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच में, केंद्रक द्रव्य के बीच में, द्रव्य के बीच में, के बीच में संबंध, संबंध स्थापित करती है। संबंध क्या करती है, स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है। इसका चौथा कार्य आप लोग लिख लीजिए कि इसका चौथा कार्य क्या है। पहला मैंने क्या तीसरा बताया, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच में क्या करती है, संबंध स्थापित करती है। इसका चौथा कार्य है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है, कोशिका को, कोशिका को, कोशिका का कंकाल भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल। मतलब कोशिका का कंकाल का मतलब कि वो उसकी जो बाहरी संरचना है उसको क्या करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है, एक आकार प्रदान करती है, इसलिए इसको हम कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसको कि ये क्या है, कोशिका, कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करती है। कोशिका में कंकाल की भांति, कोशिका में, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा इरेज कर लें, अच्छे से नहीं होगा। कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करती है। कोशिका में, अब सही है देखिए, कोशिका में, कोशिका, कोशिका में, कोशिका में कंकाल की भांति, कंकाल की भांति कार्य करती है। कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करती है। कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोशिका को एक नियंत्रण होता है कि कोशिका के शरीर का क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर या शेप को या उसके आकार को क्या करती है, प्रदान करती है। कोशिका के आकार को प्रदान कौन करता है, ये अंतःप्रदबी जालिका। इसलिए कोशिका में कंकाल की भांति ये क्या करती है, कार्य करती है। ओके, इसके आगे वाले पे देखिए, फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ जो है इसका कार्य देखिए आप लोग। ये कोशिका विभाजन में क्या करती है, ये कोशिका विभाजन में तल को निश्चित करती है। ये पांचवा पॉइंट है। यह कोशिका विभाजन में, यह कोशिका, कोशिका विभाजन में भी, एक मिनट रुकिए, ये कोशिका विभाजन में, विभाजन में, विभाजन में तल निश्चित, कोशिका विभाजन में तल को निश्चित करती है। तल को क्या करती है, निश्चित करती, कोशिका विभाजन में क्या करती है, तल को निश्चित करती है। किसको करती है, तल को निश्चित करती है। कि वो, ये अंतःप्रदबी जालिका ये बताती है कि किस तल पे कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। किसमें, कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इन सारी कोशिकाओं में कैसे कैसे वो बदलती है। उस तल का निश्चित स्थान कौन बताता है, अंतःप्रदबी जालिका। तो आज के सेशन में आपका मैंने क्या क्या बताया, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा मैंने क्या किया था, ये देख लीजिए आप लोग, एक बार रिकॉल कर लीजिए मैंने आज के सेशन में आपको क्या क्या बताया है। ठीक है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, बेंडा ने 1897 दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, बायोप्लास्ट है, जिसको अल्टमान ने 1890 में दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया पाई कहाँ जाती है, सभी जीवित पादप में और जुधारियों में पाई जाती है। और ये इसमें अभाव कहाँ कहाँ होता है, बैक्टीरिया और नीले हरे सवाल में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया का आउटलाइन इसलिए दिया था कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को एकदम डिटेलली समझाया है।
इसलिए बस थोड़ा सा मैंने माइटोकांड्रिया को बताया था कि माइटोकांड्रिया जो होती है कोशिका का विद्युत गृह होती है। ये कोशिका में जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में माइटोकांड्रिया अपने पास रखती है। जब पादपों को क्या होता है, जब एक्टिविटीज करनी होती है या अपनी क्रियाओं करने के लिए, वो एटीपी, यही जो माइटोकांड्रिया से जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रखी गई है उसको ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट आपको पॉइंट बताए थे। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था, एक मिनट रुके। हाँ, मैंने गॉल्जी काय के बारे में आपको पूरा बता दिया था। गॉल्जी काय की खोज किसने की थी, इसका दूसरा नाम क्या है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसका अभाव होता है, इसका क्या क्या कार्य होता है, ये सब मैंने आपको क्या किया था, बता दिया था। उसके बाद जो होता है, इसमें कहाँ गुहिकाएं पाई जाती हैं, गुहिकाओं में कौन कौन से एंजाइम और पॉलीसैकेराइड्स से बने होते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, और इसमें जो होता है, इस कार्य में जो होता है, ये जो गोल्जी काय होता है वो अग्रपिंड, शुक्राणु का अग्रपिंड बनाता है, जिसको इंग्लिश में एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम किस तरह से अंडाणु को क्या करता है, भेद करके बच्चा बना लेता है, वो सारी चीजें मैंने इसमें आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा, यहाँ ये जंतु विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव किया करता है, जो आपका क्या है, गाल्जी का है। और इसी हार्मोन से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा आपको हार्मोन्स के बारे में बता दिया था। जितना आपके एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में इसी सेशन में बता दिया कि हार्मोन्स क्या है, कहाँ से श्रावण होता है, किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, किसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कौन हमारे शरीर का क्या करता है, टेम्परेचर को, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, वो कौन सा हार्मोन्स है। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, पेशाब करता है, उसकी हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। और कौन सा हार्मोन जो होता है, जो एक माँ जो होती है, जब वो बच्चा को आपने मतलब पैदा करती है, तो उसकी जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण करने के लिए वो कौन सा हार्मोन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरी चीज कि वो फिर जो आपका यूट्रस होता है, जो गर्भाशय को संकुचन करने की वजह से बच्चा क्या होता है, बाहर आता है, वो किस हार्मोन्स के कारण होता है। ये सब मैंने आपको हार्मोन्स में ही सब बता दिया है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद आपका जो है, ये हार्मोन्स का हो गया। उसके बाद मैंने आपको अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में बताया है अच्छे से, बिल्कुल आपको फिगर ड्रा करके कि अंतःप्रदेवी जालिका की खोज किसने की थी, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। अंतःप्रदेवी जालिका ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें क्या है आपका, जिसमें एक है कि आपका कड़िका में अंतःप्रदेवी जालिका, जिसमें राइबोसोम के कण पाए जाएंगे उसको कड़िका में कहेंगे, जिसमें नहीं पाए जाएंगे उसको सपाट अंतःप्रदेवी जालिका कहा जाता है। जो कड़िका में अंतःप्रदेवी जालिका है वो राइबोसोम, वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है, सहायता करती है। और जो सपाट अंतःप्रदेवी जालिका है वो ग्लाइकोजन और वसा का संचय करती है। अंतःप्रदेवी जालिका को हम क्या कहते हैं, सेल का कंकाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल का क्या करती है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है, क्योंकि वो कोशिका को एक आकार सुनिश्चित करती है। ओके, अंतःप्रदेवी जालिका में फिर मैंने आपको बताया है कि ये आपको 2 तरीके के हो गए, ये मैंने स्ट्रक्चर देके आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था। फिर इसके और अन्य कार्य हैं कि ये जो कोशिका द्रव्य तथा ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। कोशिका में कंकाल की भांति ये कार्य करता है। फिर मैंने कहा ये कोशिका विभाजन में तल को निश्चित करता है कि किस तल पे कोशिका का विभाजन होगा। ये आपका क्या है, अंतःप्रदेवी जालिका कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। हम लोग पूरा न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस का कार्य क्या है, न्यूक्लियस के पूरे डायग्राम के साथ अच्छे से उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।